पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आवेशों के बारे में कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशन कैसे किया जाता है और आवेशों के गुण के बारे में। हम लोग ये भी जानते हैं कि दो समान आवेश, समान सजातीय आवेश, समान चिन्ह के आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल। जबकि विजातीय यानी कि अनलाइक चार्जेस यानी कि विपरीत प्रकृति वाले आवेश के बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है। लेकिन इस निष्कर्ष से यह नहीं ज्ञात होता कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण कितना है या फिर कौन कौन से कारक हैं जो इस बल को प्रभावित करते हैं। तो विभिन्न प्रयोगों के आधार पर जो प्राप्त निष्कर्ष थे, उस निष्कर्ष के आधार पर कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं। तो कूलाम के नियम के सहायता से हम लोग दो आवेशित कणों के बीच न सिर्फ बल के परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं, बल्कि कौन कौन से किस कारक से प्रभावित होता है, किसी माध्यम का भी उस पर क्या निर्भरता है, किस प्रकार से निर्भर करता है, ये भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल या वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होती है तथा इसकी दिशा दोनों आवेशित कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो जब भी आपको कूलाम का नियम लिखना हो तो उसमें इस बात का ध्यान देंगे कि स्थिर बिंदु आवेश कहेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस चीज को भी आपको उसमें लिखना होगा क्योंकि ये केंद्रीय बल है। तो अब दोनों नियमों को मिला दिया जाए तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसको जहां एप्सिलॉन 0 को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ये कूलाम के नियम का सूत्र है और इस सूत्र की सहायता से हम लोग दो आवेशित कणों के बीच वैद्युत बल की गणना कर लेते हैं। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका वैल्यू क्या होता है 8 × 8 5 × 10⁻12 और इसका इनवर्स हो जाएगा इसका मात्रक, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इधर सिर्फ एप्सिलॉन 0 एग्जाम में एप्सिलॉन 0 के वैल्यू भी और उसका मात्रक के साथ साथ इसका बीमी सूत्र भी पूछा जाता है। एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे निकलेगा एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र, देखिए कूलाम Q = क्या होता है I × T, तो उसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा A × T। न्यूटन M, इसका बीमी बल का क्या होता है mL T पे -2 और मीटर है मीटर स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। ये बीमी सूत्र है एप्सिलॉन 0 का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बहुत आसानी से। M पे कितना हो जाएगा, M की बीमा हो जाएगी -1 और L पे 1 + 2 3, ऊपर जाके -3, T +2 और -2 ऊपर जाएगा +4 और A पे +2। तो ये एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र है जिसमें M की बीमा -1, L की बीमा -3, T की बीमा 4 और A की बीमा 2 है, जिसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसका बीमी सूत्र भी पूछा जाता है, तो ये आपको बीमी सूत्र। अब होता क्या है, विद्युतशीलता होती क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता उस माध्यम का वह गुण होता है जो यह निर्धारित करता है कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा। जैसे दो आवेश है Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी R है, ये मान लीजिए निर्वात में है और इनके बीच लगने वाला बल F है। अगर यही आवेश जिनके परिमाण Q1 और Q2 ही है और बीच की दूरी सेम R ही है, लेकिन अगर इसको हम लोग जल में रख दे पूरे निकाय को, इस सिस्टम को, तो अब जो बल लगेगा उन आवेशों के बीच पहले का 1/80 गुना यानी F/80। ये माध्यम बदल जाने से बल का मान, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसी स्थिति नहीं होती,
दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, वो उतना ही रखता है चाहे निर्वात में हो या किसी भी माध्यम में। लेकिन वैद्युत बल इस बात पर भी निर्भर करता है कि दो आवेशित कणों के बीच माध्यम कैसा है। तो इसको विद्युतशील, इस माध्यम के इस गुण को विद्युतशीलता से, यानी विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जो यह निर्धारित करता है कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा। और किसी माध्यम की का परावर्तनांक अगर k हो तो उनके बीच लगने वाले विद्युत बल का मान इस समीकरण से दिया जाता है 1/4πε0 k q1 q2 अपॉन r²। अगर दो आवेशित कण जिनके आवेश q1 q2 और बीच की दूरी r हो और उनके बीच माध्यम जो है एक ऐसा माध्यम है जिसका परावर्तनांक k है, तो उनके बीच लगने वाले विद्युत बल का मान इस समीकरण द्वारा दिया जाता है, जहां k क्या होता है ε/ε0। यानी किसी माध्यम का परावर्तनांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या कैसे उसको डिफाइन करते हैं, किसी माध्यम का परावर्तनांक उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, एप्सिलॉन विद्युतशीलता को परमिटिविटी कहते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल में देख रहे हैं आप चार भौतिक राशि है यहाँ पे f, तो चार क्वांटिटी f q1 q2 r में से है, तो ये तो दोनों सेम ही है क्वांटिटी। तो इन चार अज्ञात राशियों में से कोई तीन राशियों का बयान दिया रहता है, चौथे का पूछा रहता है। जब न्यूमेरिकल वाला कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम न्यूमेरिकल इसके गुलाम पर नियम पर आधारित न्यूमेरिकल को हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक दो बातों को और ध्यान से दीजिएगा इसमें कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश, और ये बल की दिशा क्या होती है, दोनों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है। इसको भी ध्यान देना होता है, यानी ये केंद्रीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल होता है, नाभिकीय बल केंद्रीय बल नहीं होता। और इसका क्या कोई आर का रेंज होता है, कभी कभी एग्जाम में या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलामी बल के लिए, वैद्युत बल के लिए आर का रेंज क्या है। तो रेंज इसका 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर तक लिया जाता है। लेकिन इस बात का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि 10⁻15 मीटर से कम दूरी या 10⁻18 मीटर से अधिक दूरी पर कूलामी बल के लिए ये सूत्र अप्लाई नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यानी प्रमाणित तौर पर इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनरल रेंज यही लिया जाता है। एक कारण ये भी है कि इससे कम दूरी पर आप जानते हैं कि नाभिकीय बल दो प्रोटॉन अगर है, अगर उनके बीच की डिस्टेंस, दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस अगर 3 fm यानी कि 3 × 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाता है तो उनके बीच नाभिकीय बल हावी हो जाता है। हालांकि उनके बीच वैद्युत बल उस स्थिति में भी लगता है, दो प्रोटॉन के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल तब भी कार्य करेगा, लेकिन अगर उनके बीच का डिस्टेंस इससे कम हो जाता है तो उनके बीच नाभिकीय बल का मान, जिसको कि विनिमय बल भी कहते हैं, पाई निशानों का विनिमय के कारण ये बहुत ही हावी, मतलब वैद्युत बल के ऊपर हावी हो जाता है और 0.8 FM तक आते आते नाभिकीय बल का मान मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन उस स्थिति में भी वैद्युत बल लगता है। और इसका रेंज हम लोग से पूछा जाएगा तो यहां से यहां तक आप रेंज इसको बता सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म। तो इससे हम लोग परिमाण के साथ साथ हम लोग दिशा को भी इंगित कर लेंगे। अब यहाँ पे दो आवेश है Q1 और Q2। ए पर स्थित आवेश Q1 है, बी बिंदु बी पर आवेश जो स्थित है वो Q2 है, और बिंदु ए का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R1 है और बिंदु बी का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R2 है। तो बिंदु ए पर स्थित आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण जो बल लगेगा उसको हम लोग इंगित करते हैं F12 से। F12 क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या व्यक्त करता है, क्या प्रदर्शित करता है, आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, जहां R12 कैप क्या है, बी से ए की ओर, बिंदु बी से बिंदु ए की ओर इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, बी से ए की ओर। कहीं कहीं इसको R21 भी लिखा जाता है किसी किसी बुक में, तो भी वही होगा, बी से ए की ओर इकाई सदिश।
अगर R21 कैप भी लिखा रहेगा तो उसका मतलब ये रहेगा कि B से A की ओर, क्योंकि इस पे बल की दिशा क्या है, F12 यानी 1 पर 2 के कारण बल किस दिशा में लग रहा है, इसको प्रतिकर्षित करेगा। दोनों ही आवेश पॉजिटिव है, Q1 और Q2 दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया। तो B पर आवेश स्थित आवेश Q2 जो है A को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस बल की दिशा क्या होगी, B से A के अनुदिश होगी। तो इसको हम लोग क्या किस सदिश से रिप्रेजेंट किए हैं, R12 से। और आवेश 2 पर Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल वो क्या होगा, R21 कैप, जहां R12 कैप इक्वल टू क्या होगा, आप यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन जानते हैं, मॉड ऑफ R12। अब R12 यानी कि B से A की ओर स्थित सदिश, B से A की ओर यानी वेक्टर BA भी आप कह सकते हो, तो इक्वल टू क्या होगा, OB माइनस OA यानी कि R2 माइनस R1, और ये भी R2 माइनस R1 है। तो जब आप सदिश पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे मैथ में, तो उसमें आप पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, तो आप वेक्टर BA इक्वल टू होता है A का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश, BA A का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश, यानी बाद वाले का पहले लिखा जाता है, जैसे वेक्टर PQ तो OQ माइनस OP, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। यहां BA क्या लिखेंगे, A का स्थिति सदिश, अच्छा तो A का स्थिति सदिश हम लोग R1 माने हैं, तो सॉरी यहां पे हो जाएगा R1 माइनस R2, और यहां भी क्या होगा, R1 माइनस R2, क्योंकि A का स्थिति सदिश माइनस B, R12 क्या है, वेक्टर BA है, वेक्टर R12 वेक्टर BA को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेक्टर BA क्या होगा, OA माइनस OB, तो OA माइनस OB यानी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, F12 को 1/4πε0, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 वेक्टर R12 अपान इसको मॉड ऑफ R12 का होल क्यूब, क्योंकि आप एक ऐसे समझिए, R12 का स्क्वायर और R12 को क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ R12 कैप को क्या लिख देंगे, इस इक्वेशन को देखिएगा, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, R12 कैप के प्लेस पे क्या लिख दिया, वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ R12। अब ये क्या हो जाएगा, इसको यही लिख देते हैं आगे, R12 का स्क्वायर है, R12 का एक पावर, तो ये हो जाएगा R1 मॉड ऑफ R12 का होल क्यूब, और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, फिर 1/4πε0, Q1 Q2 छूट गया यहाँ पे, Q1 Q2 R12 को क्या लिख देंगे, इसका सीधे वैल्यू लिख देते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और मॉड ऑफ R12 का होल क्यूब। और सिमिलरली F21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2, इसको थोड़ा छोटा कर दें, Q1 इंटू Q2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपान R21 का होल क्यूब। लेकिन मॉड ऑफ R12 और मॉड ऑफ R21 वो तो सेम होंगे, मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप R12 R21 सेम होगा, लेकिन ये सेम नहीं है, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड यहाँ सेम है बट डायरेक्शन इसका अपोजिट है। तो हम क्या कह सकते हैं इस इक्वेशन 1 और 2 के आधार पर कि F21 इज माइनस F12, यानी Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल और Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल दोनों परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है। यानी कह सकते हैं कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के तुल्य है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के तुल्य है, दोनों बल बराबर है परंतु दिशा में
विपरीत है, जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना ही बल ये इस पे लगाएगा, लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो इसमें आप इस चीज को जानते रहिए। इसमें डायरेक्शन को हमने इंगित कर दिया है। पहले क्या था कूलाम के नियम में कि आवेश का परिमाण और दूरी लेते थे, इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी इंडिकेट कर दिया गया। और ये क्या होगा, r12 कैप, इसका परिमाण तो 1 होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, B से A की ओर, Q2 से Q1 की ओर। तो r12 कैप क्या है, एक इकाई सदिश है जिसकी दिशा क्या है, Q2 से Q1 की ओर, B से A की ओर। इसका ध्यान रखेंगे, यही मेन। एक चीज और आपको बता देते हैं, जैसे हमने r12 कैप लिखा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन बीच का डिस्टेंस r हो या a b b a, वो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। r का BA कैप मेन ये होता है इसका डायरेक्शन, तो इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हो। BA कैप, BA कैप क्या होगा, इकाई सदिश है, वही B से A के अनुदिश, और वही वेक्टर r12 कैप यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, वही BA कैप। r12 कैप BA कैप को ही इंडिकेट कर रहा है, दोनों से एक चीज है। इसीलिए हमने कहा कुछ बुक में r12 के बजाय r21 भी दिया रहता है, लेकिन r21 कैप का मतलब भी वही होता है, B से A की ओर इकाई सदिश। लेकिन ये नहीं समझिएगा कि r12 कैप और r21 कैप सेम है। सेम का मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट है। लेकिन कुछ बुक में इसको r12 हमने r12 लिखा है, और कुछ बुक में इसको r21 भी दिया रहता है, लेकिन दोनों का मतलब यही होता है कि B से A की ओर इकाई सदिश। r21 कैप लिखो चाहे r12 कैप लिखा हो, मतलब क्या दोनों का, B से A के अनुदिश इकाई सदिश। इसीलिए हमने कहा कि BA कैप भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये गुरुत्वीय क्षेत्र में भी हम लोग पढ़े थे जब कई कणों निकाय था। तो यहाँ कई आवेशित कण, अगर किसी निकाय में 2 से अधिक आवेशित कण है, हम n आवेशित कण कोई निकाय ले रहे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन डॉट 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 Qn। तो पहले तो ये बात जान ली कि 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल तीसरे कण की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता, यानी इस कण की उपस्थिति से इन 2 आवेशित कणों के बीच जो बल लग रहा था न वो घटेगा न बढ़ेगा। लेकिन अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश हो तो किसी भी आवेश पर, या कोई निकाय 2 से अधिक आवेशों से मिलकर के बना है, तो किसी भी आवेशित कण पर लगने वाला नेट बल प्रत्येक आवेशित कण के कारण लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। जैसे ये n आवेशित कणों का निकाय है, तो कण 1 पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, आवेश 1 Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल F12, फिर F13 मतलब आवेश Q1 पर आवेश Q3 के कारण लगने वाला बल Q14, यानी आवेश Q1 पर आवेश Q4 के कारण लगने वाला बल, प्लस डॉट 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 F1n यानी कि आवेश Q1 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r12 का स्क्वायर r12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 r13 का स्क्वायर r13 कैप डॉट 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 एंड सो ऑन। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही है कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर के बना है, तो उसमें किसी भी एक आवेश पर लगने वाला नेट विद्युत बल या नेट विद्युत बल का परिमाण अन्य आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। जब इसको न्यूमेरिकल किया जाएगा तो और ज्यादा इसकी क्लियरिटी होगी। अध्यारोपण का सिद्धांत तो फिलहाल के लिए इतना ही है। अब हम लोग जो आज की वीडियो में इतना ही बताते हैं, अब रिमेनिंग पार्ट जो है इस चैप्टर का, उसको हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।